talk about what are the factors that affect our bone health. There is a physiological factor like gender and age. Gender मतलब मेल एंड फीमेल. फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा होती है, मोर सो आफ्टर दे अचीव देयर मेनोपॉज. उसके बाद उनके शरीर में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनना कम या नहीं बनता है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और उसकी वजह से फिजियोलॉजिकली उनकी बोन थोड़ी कमज़ोर होने लगती है. अगेन एज एक ऐसा फैक्टर है जो एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है और आपके कंट्रोल में नहीं है. तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बोन अपनी डेंसिटी थोड़ी सी लूज करती है. नेक्स्ट फैक्टर होती है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी जितना अच्छा रहता है, वी टेंड टू मेंटेन आवर बोन एंड मसल स्ट्रेंथ. फिजिकल एक्टिविटी में जस्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज नहीं बल्कि वेट ट्रेनिंग का भी सिग्निफिकेंस है. अगर आपने अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है जहाँ पे आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विथ वॉकिंग एंड सम वेट ट्रेनिंग किया है, तो आपका बोन एंड मसल डेंसिटी अच्छा बना हुआ रहता है. इसे स्टार्ट करने का कोई एज तो होता नहीं है, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लें, वेदर यू स्टार्ट इन योर एडोलेसेंस और यू स्टार्ट एट योर 50s और 60s, वो जब आप स्टार्ट कर लें उस दिन से ही उसका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा. ये सारे बेनिफिट ओवरनाइट नहीं दिखते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि आप अपना बोन डेंसिटी इसकी वजह से मेंटेन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैल्शियम इंटेक. कैल्शियम इंटेक जब हम यंग रहते हैं तो हम जनरली अपनी डाइट से पूरी तरह से उसे अचीव कर सकते हैं. Good sources of calcium in a vegetarian diet are green leafy vegetables, dairy products and milk. For non-vegetarian diet, of course, meat is a good source of calcium again. इसके बाद आती है विटामिन डी. विटामिन डी हमें अपने डाइट से नहीं मिलता है. इनफैक्ट ये बच्चों के जो इन्फेंट होते हैं उनको मदर्स मिल्क में भी नहीं मिल पाती है. इसलिए आजकल न्यू बॉर्न के लिए भी रिकमेंडेड है कि उनको ऊपर से मदर मिल्क के अलावा एक विटामिन डी की सप्लीमेंट दिया जाए. विटामिन D2 हमें डाइट पे मिलती है, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है. विटामिन D3 हमें बस सनलाइट से मिलता है. अगर हम सनलाइट से विटामिन डी अचीव करना चाहते हैं तो उसका सही टाइम होता है लगभग 11 से 1 बजे तक, और आपको एल्बो से नीचे तक और नी के नीचे तक अंडरस्ट रहना पड़ता है, और आपको प्रॉपर सनलाइट में 20 मिनट बैठना पड़ता है. इससे हम अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट सनलाइट से अचीव कर सकते हैं. अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें मंथली, महीने में एक बार विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए. अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके वीकली डोज फॉलोड बाय मंथली डोज ले सकते हैं. ये प्योरली ये जो दवा है आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए. इसके बाद और एक फैक्टर आता है, वो है एडिक्शन या इंटॉक्सिकेशन का. अल्कोहल एंड स्मोकिंग बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पुअर बोन एंड मसल हेल्थ. अल्कोहल एंड स्मोकिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. तो अगर आप एडिक्शन या आपको किसी प्रकार का एडिक्शन है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, जिससे आपकी बोन डेंसिटी अच्छी बनी रहे. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो है मेडिकेशंस. कुछ मेडिकेशंस जो हमें लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ आवर अदर हेल्थ इश्यूज एंड दे आर नोन टू कॉज ऑस्टियोपोरोसिस. सम ऑफ देम आर स्टीरॉयड ट्रीटमेंट. अगर आपको स्टीरॉयड लेनी पड़ रही है लंबे समय तक बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, आपके लंग इश्यूज हैं या फिर किसी और वजह से, तो अगेन वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है. दूसरा आता है सम ऑफ द कीमोथेरेपी. जो आप कैंसर के लिए दवा ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, दे आर नोन टू, सम ऑफ देम आर नोन टू प्रोड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस. और तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और बहुत ही कॉमनली अब्यूज्ड मेडिसिन है PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पैंटोप्राजोल, जो कि हम रोज लेते रहते हैं एज एन एंटासिड. अगर वो लंबे समय तक हम लेते हैं तो दे आर नोन टू प्रोड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस. तो बहुत से लोग पैंटोप्राजोल को ओवर यूज या अब्यूज़ कर रहे हैं,
उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है।